मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आप पढ़ रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र। जैसा मैंने बताया था कि भारतीय काव्यशास्त्र की जो शुरुआत हुई उसमें एक व्याख्यान पूर्व में हुआ था काव्य लक्षण पर। काव्य लक्षण से ही मूल रूप से पाठ्यक्रम की शुरुआत होती है और उसमें व्याख्यान के 3 भाग के बारे में मैंने बताया था कि व्याख्यान का पहला भाग जो है क हो चुका था, जिसमें आपने संस्कृत आचार्यों के माध्यम से जो परिभाषाएं दी गई है, साहित्य के बारे में जो चीज़ें स्पष्ट की गई है वो सारी चीज़ें बताई गई। आज के व्याख्यान में जो भाग ख है या दूसरा भाग है, इसमें हिंदी विद्वानों या हिंदी आचार्यों के माध्यम से जो साहित्य की परिभाषाएं दी गई है, हम इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो महत्वपूर्ण विद्वान है, चूँकि सबको लेना तो संभव नहीं था, मैंने फिर भी 11 महत्वपूर्ण आलोचकों, विद्वानों, कवियों को यहाँ उद्धृत करने की कोशिश की है मैंने, और मैं इसकी व्याख्या, इसका विश्लेषण करूँगा। व्याख्यान का जो तीसरा भाग होगा, जिसमें आप जानेंगे कि पाश्चात्य विद्वान जो रहे हैं उनका क्या मत है काव्य लक्षण पर या काव्य की परिभाषा को लेकर के, उसको व्याख्यान के तीसरे भाग में आप देख सकते हैं। काव्य लक्षण का एक और भाग बनना है, तीसरा भाग। आज दूसरे भाग पर हम आपको लिए चलेंगे। काव्य लक्षण क्या है, इसके बारे में पहला व्याख्यान जो है उसमें बताया गया था। साहित्य की परिभाषा या काव्य की परिभाषा जो दी गई, मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जब भी हम काव्य शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में करते हैं तो उसका अर्थ समूल साहित्यिक विधाएँ हो जाती है। वे सारी विधाएँ, चाहे वो महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, चंपू काव्य हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, शब्द चित्र हो, साहित्य की जो भी विधाएं हैं, वे सारी विधाएं उसमें आ जाती है जब हम काव्य का प्रयोग करते हैं काव्यशास्त्र के संदर्भ में। यहाँ आप देख रहे हैं कि काव्य लक्षण के बहाने जिस चीज़ की हम बात करेंगे उसमें साहित्य की परिभाषा है। यद्यपि काव्य शब्द का प्रयोग किया गया होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूल रूप से ये साहित्य की तमाम विधाओं को परिभाषित करेगा। हम व्याख्यान नंबर 2 भाग 2 अब मैं आपको बताएंगे कि हिंदी विद्वानों आचार्यों का जो मत है वो क्या है। इसमें आप सर्वप्रथम देख रहे हैं कि हिंदी विद्वानों की परिभाषाओं में मैंने बालकृष्ण भट्ट को रखा है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में आप लोग परिचित होंगे कि ये भारतेंदु युग के श्रेष्ठ कवि और गद्यकार हुए। इनकी काफ़ी रचनाएं भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई, इनके उपन्यास प्रकाशित हुए, कविताएं प्रकाशित हुई, और एक हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका का भी ये संपादन कर रहे थे 1877 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसकी जो परिभाषा है उसे मैंने सर्वप्रथम यहाँ रखा है। इनका मंतव्य है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। अब सवाल ये है, चूँकि ये काव्य लक्षण पर दिया गया व्याख्यान है, इसको बहुत गौर से आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत गंभीर रूप से इसे जानने की आवश्यकता है। बहुत फुहर शब्दावली में हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बहुत गंभीरता के साथ इसे आप समझने की कोशिश करें। इसमें जो बताया गया है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसका क्या तात्पर्य है। इसमें कवि ने या विद्वान ने, आलोचक ने, जो हमारे सामने बालकृष्ण भट्ट जी हैं, उन्होंने जो कहने का प्रयास किया है, उनका प्रयास है कि साहित्य जो है वो जनसमूह के हृदय का विकास है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब है कि साहित्य की जो वैयक्तिकता है, जो साहित्य की इंडिविजुअलिटी है, उसके परे इन्होंने साहित्य के सामाजिक पक्ष पर जोर डाला है और उसे बताया है कि पूरा का पूरा जो जनसमूह है, जो कि कोई भी कवि या कोई भी रचनाकार जो सृजन करता है, वो सृजन सर्वथा वैयक्तिक नहीं होता है, क्योंकि वह रचनाकार जिस समाज में पैदा हुआ, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, जहाँ के संस्कार में वो दीक्षित हुआ है, जहाँ की संस्कृति ने उसे संवर्धित किया है, उन तमाम चीज़ों की अभिव्यक्ति हो जाती है। हम किसी भी रचनाकार को क्यों पढ़ते हैं? बहुत गंभीर सवाल है कि हम किसी भी रचनाकार को क्यों पढ़ते हैं। क्या हम किसी एक व्यक्ति विशेष की अनुभूतियों को जानने और समझने के लिए पढ़ते हैं? तो ये गलत होगा। आपको मैं बताऊं कि जब भी हम किसी रचनाकार को पढ़ते हैं तो एक रचनाकार के बहाने हम उस समाज को जानते हैं, हम उस जाति को जानते हैं, हम उस परिवेश को जानने की कोशिश करते हैं जिस परिवेश में वे रचनाकार पल करके, बढ़ करके, समृद्ध होकर के, बौद्धिक होकर के तैयार हुआ है।
यहाँ जो इन्होंने कहा है कि साहित्य जो है वो वस्तुतः बताया है कि ये जनसमूह मतलब समाज, जनसमूह मतलब जन समुदाय, उसके हृदय का विकास है। इसका मतलब है कि जनसमूह की जो समूल अनुभूतियाँ हैं, उन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति रचनाकार अपनी रचनाओं में करता है। यही कारण है कि किसी लेखक को पढ़ने का मतलब वहाँ के आसपास के संपूर्ण परिवेश को जानना। जैसे आप रेणु को पढ़ रहे हैं तो आप लगभग सहरसा, मधेपुरा से लेकर के पूर्णिया तक की जो संस्कृति है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, भाषा है, वेशभूषा है, उन तमाम चीज़ों से आप परिचित होते हैं। हम जब प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो हम आधा भारत से परिचित होते हैं। हम प्रसाद को पढ़ते हैं तो भारतीय संस्कृति से परिचित होते हैं। हम बनारस की गौरवमयी संस्कृति से परिचित होते हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि साहित्य जो है उसकी इंडिविजुअलिटी जो है, उसकी जो वैयक्तिकता है, उसके परे इन्होंने परिभाषित किया है साहित्य को कि ये जनसमूह के हृदय का विकास है। कि जनसमूह के हृदय में जो भावनाएं, जो अनुभूतियाँ विकसित होती है, कवि, रचनाकार वस्तुतः उसे ही अभिव्यक्त करता है। अगला जो विद्वान है, अगली जो परिभाषा है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी जी के बारे में परिचय देना बहुत ज़रूरी नहीं है, इसीलिए आप सारे लोग जानते होंगे कि खास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात साहित्य में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा, जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं। और उस द्विवेदी युग के कर्ता धर्ता, उसके प्रवर्तक, उसके महानायक के रूप में हम इनका नाम लेते हैं। तो आप यह देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी दरअसल किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, अनेक पुस्तकों का जिन्होंने निर्माण किया। उनकी समीक्षात्मक दृष्टिकोण ने हमारे साहित्य को संवारा है, सजाया है। और बड़े बड़े रचनाकार जो उस दौर में तैयार हुए, जो रचनाकार हिंदी साहित्य की आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जैसे कथा सम्राट प्रेमचंद हुए, जैसे महान आलोचक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, जैसे महान कवि निराला जी हुए, जैसे महान कवि और राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त हुए। इन तमाम कवियों, लेखकों के गुरु होने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि बेहद महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में हम इसे लेते हैं, हम इसे देखते हैं। इनकी जो परिभाषा है इस प्रकार है कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है। साहित्य जो है, यहाँ साहित्य शब्द का प्रयोग समूल साहित्य के लिए किया गया। यहाँ केवल किसी खास विधा की तरफ दृष्टिकोण नहीं है, समूल विधाओं की तरफ दृष्टिकोण है रचनाकार का। इसमें इन्होंने बताया है कि ये ज्ञान राशि का संचित कोष है। अब ज्ञान राशि से क्या तात्पर्य है? मतलब यह है कि हमारी जो रचनाएं हैं या हमारा जो साहित्य है, उसकी एक अविच्छिन्न परंपरा है। बहुत गंभीर बात इन्होंने कही है कि हमारा जो साहित्य होता है उसका बड़ा ही गंभीर जुड़ाव, उसका बड़ा ही गहरा जुड़ाव हमारे अतीत के साथ होता है। मनुष्य ने जिस ज्ञान का विकास किया है क्रमिक रूप से, जो ज्ञान हमें बहुत सहज रूप से प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान एक दिन में नहीं विकसित हुआ है। हमारे समाज ने, मनुष्य जाति ने इसे बहुत लंबे अरसे में संचित किया है। एक एक बूंद से ज्ञान समृद्ध हुआ है। इसीलिए उस संचित परंपरा जो है, दरअसल हमारी जो ज्ञान परंपरा है, उसी ज्ञान परंपरा के कोष के रूप में हम रचनाओं को देखते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये ज्ञान राशि का संचित कोष होता है। ज्ञान राशि मतलब है ज्ञान के जितने आयाम हो सकते हैं, वांग्मय के जितने टाइप्स, जितने प्रकार हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों का संचित कोष साहित्य है। क्योंकि साहित्य का संबंध जो है वो लगभग ज्ञान के अनेक विधाओं के साथ होता है। हमारी परंपरा के साथ हमारी रचनाएं बहुत गंभीरता के साथ जुड़ी हुई रहती है। बहुत अच्छी बात है कि इस आलोचक ने परंपरा के साथ हमारे साहित्य को जोड़ने का काम किया है। और सर्वथा आपको पता होगा कि ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, खास करके टी.एस. इलियट के माध्यम से, जिन्होंने कहा कि परंपरा को अगर हम नहीं लेते हैं तो हम इंडिविजुअल हो नहीं सकते हैं, हम वैयक्तिक नहीं हो सकते हैं जब तक हम परंपरा से चीज़ों को नहीं लेते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि 99% जो है वो ट्रेडिशन को हम लेते हैं, फिर 1% हम इंडिविजुअल टैलेंट को मिलाते हैं, तभी जाकर के किसी मौलिक कृति का निर्माण होता है। सर्वथा मौलिक सृजन करना संभव ही नहीं है। जब तक ट्रेडिशन से हम परिचित नहीं होंगे, तब तक हम
इंडिविजुअल या सर्वथा वैयक्तिक या सर्वथा मौलिक रचनाओं का निर्माण नहीं कर सकते, उसका निर्माण संभव ही नहीं हो पाता है। इसलिए इन्होंने जो कहा है कि ये संचित कोश है ज्ञान राशि का, ये सार्थक परिभाषा है, इस पर आप विचार करेंगे। अगले आलोचक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्धि कई रूपों में है। प्रख्यात निबंधकार हैं, प्रख्यात आलोचक हैं, उतने ही प्रसिद्ध इतिहास लेखक हैं ये, और उतने ही महान शिक्षक हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे उत्तम संस्थान में पढ़ाने का इनको अवसर प्राप्त हुआ। इन्होंने उस दौर में कई कमियों को पूरा किया है। इसीलिए रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि भारत के दूसरे बड़े चिंतक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रथम चिंतक के रूप में वे नाम गोस्वामी तुलसीदास का लेते हैं। तुलसीदास ने बिखरे हुए भारत को जोड़ने का प्रयास किया अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, अपनी साहित्यिक अवधारणाओं के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल ने पुनः एक बार भारत को नए सिरे से रचने की कोशिश की है। भारत के दूसरे बड़े चिंतक के रूप में अगर इसका नाम लिया जाए तो कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी जो परिभाषा है आप यहाँ देख रहे हैं कि कविता की बहुत सटीक परिभाषा इन्होंने दी है। कविता क्या है? जो निबंधों के निर्माण किए हैं रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें दो प्रकार के निबंध मिलते हैं। एक तो भाव और मनोविकार टाइप के निबंध मिलते हैं, जिसमें उन्होंने लोभ और प्रीति, जिसमें उन्होंने बैर की भावना, तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला है। दूसरी ओर उनके समीक्षात्मक निबंध है, जिसमें साहित्य के गंभीर विषयों की समीक्षा इन्होंने की है और साथ ही सर्वथा मौलिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। आप यहाँ देखेंगे कि जितनी सटीक परिभाषा रामचंद्र शुक्ल ने दी है, उतनी सटीक परिभाषा किसी की नहीं दिखाई पड़ती है। आप यहाँ देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का जो मंतव्य है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि हृदय की मुक्तावस्था जो है वो रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे हम कविता कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, इसे आप गौर करेंगे इस पर कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, इनका मानना है कि जब मनुष्य ज्ञान का अर्जन करता है, जब सही अर्थ में मनुष्य को सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो ज्ञान द्वेष रहित हो, जो ज्ञान बंधन रहित हो, इस प्रकार के ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है? आत्मा जो है वो मुक्त हो जाता है। इनका मानना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ज्ञान दशा का मतलब है आत्मा की मुक्तावस्था। जब हम स्व और पर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जब हमारा हृदय सर्वथा उदार हो जाता है, जब हम सृष्टि के पूरे विस्तार को अपने भीतर में अनुभूत करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो ये आत्मा का विस्तार होता है, जिसे यहाँ पर लेखक ने इस रूप में लिया है कि ये जो है सो आत्मा की मुक्तावस्था जो है वो ज्ञान दशा है। सद्ज्ञान की अवस्था में हमारी आत्मा स्व और पर के बंधन से, तमाम चीज़ों से मुक्त होकर के सृष्टि के संपूर्ण विस्तार को अपने भीतर में आत्मसात करने में समर्थ हो जाती है। कवि ने इस पर जोर डाला है और आगे कहा है, कवि नहीं आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने आगे इन्होंने कहा है कि उसी प्रकार जो है हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्तावस्था से क्या तात्पर्य है कि हृदय जो है वो कई प्रकार के बंधनों से ग्रसित होता है। कामना है, वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर है, कई प्रकार की भावनाएं हमें एक दूसरे से अलगाती है, अलग करती है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जब हम काव्य का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, देखते हैं किसी नाटकीय प्रस्तुति को, तो उस अवस्था में क्या होता है, हृदय अपने स्व और पर के बंधन से सर्वथा मुक्त होकर के, बेहद उदार होकर के समूल सृष्टि से संबद्ध हो जाता है। तो जब स्व और पर के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, जब हमारी वैयक्तिकता सर्वथा गौण हो जाती है, पूरी सृष्टि के साथ हमारी आत्माएं जब जुड़ जाती है, हमारे विचार जुड़ जाते हैं, हमारा हृदय जब संबद्ध हो जाता है, तो वो रस दशा कहलाती है। अर्थात रस की प्राप्ति के लिए हृदय की उदारता या मुक्तावस्था, हृदय का विस्तार, पूरी सृष्टि से जुड़ाव, ये तमाम चीज़ें बेहद अनिवार्य मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने इस पर प्रकाश डाला है। अब आगे इन्होंने कहा है कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए, हृदय
कि मुक्ति की साधना, हृदय के जो बंधन है उन बंधन से उसे मुक्त करने के लिए ये सौ और पर का बंधन, ये वासना और कामना का बंधन, ये ईर्ष्या और लोभ का बंधन, इन तमाम बंधनों से मुक्त करके जब समूल सृष्टि के साथ हम जुड़ जाते हैं तो इन्होंने कहा है कि यही काम कविता का है। कविता दरअसल मनुष्य के भावगत संकीर्णता को या हृदयगत संकीर्णता को नष्ट करके, उसे मिटा करके उसे इस प्रकार से उदार बनाता है, महान बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, पूरा का पूरा मनुष्य बनाता है। इस समूल सृष्टि में वह स्व का भाव देखता है या संपूर्ण सृष्टि के साथ वो जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो कहा है कि मनुष्य की वाणी जो है वो हृदय की मुक्ति के लिए, जो मनुष्य की वाणी मतलब कविता, मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है। शब्द विधान का अर्थ है शब्द योजना, शब्द का निर्माण, शब्द के माध्यम से अपने भावों को समेटना। तो जब शब्द विधान करती आई है तो वो कविता कहलाती है। बहुत गंभीर परिभाषा है ये, जिसमें आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने कहा है जो चीज़ें वो बहुत गंभीर है। वो आत्मा की मुक्तावस्था, फिर हृदय की मुक्तावस्था के बहाने जो कविता की परिभाषा दी है वो बहुत सटीक है। पूरी की पूरी परिभाषा आपके सामने है, आप इसे देख रहे हैं। अगले कवि विद्वान आचार्य हमारे सामने सुमित्रानंदन पंत हैं। छायावाद के स्तंभ के रूप में इनका नाम लिया जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी और महादेवी जी। इसमें लघुत्रयी और बृहत्त्रयी का भी विभाजन किया गया है। बृहत्त्रयी कवि के रूप में पंत का उल्लेख होता है, चूँकि पंत का जितना रचनात्मक विकास हुआ है उतना विकास संभवतः छायावाद के अन्य कवियों का नहीं हुआ। पंत जी को देखेंगे कि आरंभ में जो है वो प्रकृतिवादी कविता लिखते हैं, उसके बाद जो है सो प्रगतिवादी हो जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे वो मानवतावादी हो जाते हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं। इसलिए रचनात्मक विकास जितना पंत में होता है उतना विकास किसी अन्य में नहीं दिखाई पड़ता है। यूँ ही कहा जाता है कि हिंदी के ऐसे रचनाकार पंत हुए जिन्होंने छायावाद का मैनिफेस्टो रचा है, घोषणा पत्र रचा है। पल्लव की भूमिका जो 38-40 पृष्ठ में लिखी गई है उसको जब पढ़ेंगे तो छायावाद पर बहुत ही स्पष्ट चीज़ें पंत जी ने प्रस्तुत की है। पल्लव की भूमिका दरअसल वास्तव में वो छायावाद का घोषणा पत्र है। जिस प्रकार से रोमांटिसिज्म की भूमिका और उसकी घोषणा पत्र का निर्माण किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक उसी प्रकार छायावाद की घोषणा पत्र का निर्माण पंत जी ने किया। आप देखेंगे इसकी परिभाषा को कि कविता हमारे पूर्ण क्षणों की वाणी है। यहाँ पूर्ण क्षण से क्या तात्पर्य है? इनका जो मानना है कि कविता हमारे पूर्ण क्षणों की वाणी है, मतलब यह है कि कविता ऐसे क्षणों की वाणी होती है जब हम हार्दिक रूप से, जब हम हृदय के तौर पर परिपूर्ण हो जाते हैं, जब हृदय किसी भाव से लैस होता है, किसी भावनाओं से वह ग्रसित होता है तो वह मुक्त नहीं हो पाता है, हम उसे विस्तार की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। और वैसी अवस्था में इन्होंने कहा है कि ये कविता जो है वो पूर्ण क्षणों की, कविता हमारे पूर्ण क्षणों की वाणी है। जब हम पूर्ण हो जाते हैं ज्ञान के स्तर पर, भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर, जब तक हम संकीर्ण भावनाओं से ग्रसित होते हैं, जब तक हम सौ और पर के बंधन में बंधे हुए रहते हैं, जब तक अनेक प्रकार की ग्लानि, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष हमें ग्रसित किया रहता है, तब तक हम कविता का सृजन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। कवि का मानना है, इनका मानना है कि कविता वास्तव में हमारे पूर्ण क्षणों की वाणी होती है जब हम हर एक स्तर से परिपूर्ण हो जाते हैं, ज्ञान के स्तर से, भाव के स्तर से, मानसिकता के स्तर से, तभी जाकर के वाणी के रूप में कविता प्रस्फुटित होती है। अगले जो कवि हैं पंत के बाद आप प्रसाद जी को देखेंगे। प्रसाद के बारे में क्या बताना, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में प्रसाद का नाम लिया जाता है। झरना से लेकर के और कामायनी तक की जो काव्यात्मक यात्रा है वो अद्भुत है। प्रसाद जी कहा जाता है कि बंद कमरों के कवि हैं। मंच पर जाकर के कविता पाठ करना इनका उद्देश्य नहीं रहा था। इस बंद कमरे के कवि ने जो महाकाव्य का निर्माण किया, दयाला में जितनी प्रतिभा थे बावजूद इसके उन्होंने महाकाव्य का निर्माण नहीं किया, चूँकि वो मंच के कवि थे। उसमें एक तरह की गतिशीलता और अस्थिरता थी,
पर प्रसाद जी ने अपने आप को समेटा था। यही कारण है कि उन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य का निर्माण किया। रामचरितमानस के बाद दूसरा हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य अगर कोई रचा गया होगा तो वो कामायनी है, जिसमें आप देखेंगे मिथक, फैंटेसी, समकालीन समाज परिस्थितियाँ किस प्रकार से चिंताग्रस्त मनुष्य को आनंद की अवस्था तक ले जाता है, ये कामायनी स्पष्ट करता है। शैव दर्शन की शानदार अभिव्यक्ति इस महाकाव्य में दिखाई पड़ता है। इसके लेखक प्रसाद जी का जो मानना है कि प्रसाद जी कहते हैं कि काव्य जो है वो आत्मा की मूल संकल्पात्मक अनुभूति है। संकल्पात्मक अनुभूति, अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव का वह रूप जो इसे हम अपने भीतर में महसूस करते हैं, और संकल्पात्मक का अर्थ होता है कि जब हम किसी भी चीज़ से संकल्पबद्ध हो जाते हैं तो कवि या रचनाकार क्या संकल्प करता है, वो परिवर्तन की चेतना अपने में लाना चाहता है, समाज को बदलना चाहता है, वो एक नवीन समाज का निर्माण करना चाहता है। संस्कृत में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापते यथासमे विरोचते विश्वं तथैदन परिवर्तते। जिस प्रकार कवियों को ये दुनिया महसूस होती है उसी प्रकार से वह अपने काव्य में इसे रचता है। अर्थात ब्रह्मा के जो प्रत्यक्ष संसार हैं जो ब्रह्मा ने रचा है उसके समानांतर एक दूसरे संसार की सृष्टि करता है। रचनाकार इस प्रकार की संकल्पात्मक अनुभूति अपने भीतर में करता है। उस संकल्प के माध्यम से सर्वथा एक नवीन दुनिया, एक नवीन जगत का वो निर्माण करता है। इसलिए यहाँ जो कवि ने कहा है कि यह जो कविता है, काव्य है, वो आत्मा की मूल, आत्मा से इन्होंने जोड़ा है कि आत्मा की जो मूल संकल्पात्मक अनुभूति होती है, आत्मा जब कृत संकल्पित हो जाती है किसी परिवर्तन के लिए, किसी विशेष समाज के निर्माण के लिए, किसी भावनाओं की प्रस्तुति के लिए, वह अनुभूति जो आंतरिक होती है। जिस प्रकार से क्रोचे ने कविता का संबंध इंस्टीट्यूशन से लिया है कि ये आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, जो बाहर प्रकट होती है वह भीतर में अनुभूत होती है। बाहर से ये कविताएँ पदार्पित नहीं होती है, बल्कि कवि के भीतर में, कवि के अंतस में कविता बनती है, निर्मित होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये संकल्पात्मक अनुभूति मतलब आंतरिक अनुभूति और आत्मा की मूल संकल्पात्मक अनुभूति के रूप में इसे परिभाषित किया है, ये भी बड़ा सटीक है। हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध रचनाकार, नाम आपको पता ही होगा कि हिंदी साहित्य में अब तक सबसे ख्यात रचनाकार प्रेमचंद हैं। इस प्रेमचंद ने जो काम किया रचनात्मक स्तर पर, जो इन्होंने उपन्यासों का निर्माण किया, जो कहानियाँ लिखी, जो काम प्रेमचंद ने कर दिया वो अपने आप में एक उत्कर्ष है। गोदान से बढ़कर कोई उपन्यास नहीं लिखा गया। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी, चाहे वो कफन हो, चाहे वो उद्गाह हो, इससे खूबसूरत कहानियाँ किसी ने नहीं रची है। और ये आम आदमी के लेखक है, और इसमें आप देखेंगे कि संपूर्ण देश की जो समूल समस्याएं हैं, जो बहुआयामी समस्या है, उसे इस रचनाकार ने अपने रचनात्मक योगदान में समेटने का काम किया। उसे इन्होंने अपने उपन्यासों, कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इसीलिए कहा है रामविलास शर्मा ने कि जब उत्तर भारत का इतिहास समाप्त हो जाए, खो जाए कहीं, तो प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ करके हम पूरे भारत का या उत्तर भारत का बड़ा शानदार इतिहास लिख सकते हैं। अपने समय के समाज, अपने समय की राजनीति, अपने समय की धर्म, अपने समय के संघर्ष, अपने समय की संस्कृति, उन तमाम चीज़ों को प्रेमचंद ने अपनी रचनात्मक कृतियों में समेटने का काम किया है। ऐसे महान रचनाकार जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इस प्रकार है कि प्रेमचंद का कहना है कि मैं साहित्य को जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। यहाँ चित्र मात्र से क्या तात्पर्य है? चित्र मात्र से तात्पर्य है कि जिस प्रकार जीवन होता है ठीक उसी प्रकार रचनाओं में भी जीवन की प्रस्तुति होती है। अर्थात यहाँ पर गौण रूप से प्रेमचंद ने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है कि मैं कभी भी कल्पना के माध्यम से जीवन को रचने की कोशिश नहीं करता हूँ, बल्कि मैं वह कोशिश करता हूँ कि जिस प्रकार जीवन है उसका एक दूसरा स्तर हमें वहाँ दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम काल्पनिक जीवन को वहाँ प्रस्तुत कर दें, सब कुछ वायवीय है या सब कुछ काल्पनिक या सब कुछ आसमानी प्रतीत हो। इस प्रकार की रचनाओं का विरोध करता है प्रेमचंद, और उन्होंने साफ कहा है कि दरअसल जो साहित्य है वो जीवन का चित्र मात्र है, फोटोकॉपी है, वह उसी का छायांकन है। इसीलिए
यथार्थ के साथ जो साहित्य है उसका संबंध जोड़ने का काम प्रेमचंद ने किया है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है यह। प्रेमचंद ने एक जगह यह भी कहा है कि जो साहित्य है वो जीवन की आलोचना है, अर्थात जीवन की जो कमियां हैं, खामियां हैं, विकृतियां हैं, उसे उकेरना रचनाकारों का काम होता है। वो समाज के सामने उसे खोल कर रख देता है कि देखो कि तुम में क्या खराबियां हैं, तुम में क्या रोग है, इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। इस तरह से प्रेमचंद ने जो काम रचनात्मक स्तर पर किया है उसे ही अपनी परिभाषा में समेटने का काम किया है, उसे आपने देखा यहाँ। आगे देखेंगे कि नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है। ये स्वयं रसवादी आचार्य हैं, रसवादी आचार्य है। इन्होंने रस सिद्धांत नाम की पुस्तक का भी निर्माण किया। इस रसवादी आचार्य ने साहित्य के रसात्मकता पर बल दिया है। यह रस केवल वो हास्य नहीं हो सकता, या रस केवल करुण नहीं होता है, बल्कि अनेक जो रस हैं, श्रृंगार है, वीर है, अनेक प्रकार के जो रस हैं, उस रसात्मक काव्य को इन्होंने प्रधानता प्रदान की है। और इन्होंने बताया है कि रसात्मक शब्दार्थ है, शब्दार्थ मतलब शब्द और अर्थ का जो संसर्ग है, रसात्मक शब्दार्थ काव्य होता है, अर्थात ऐसा शब्द और अर्थ काव्य होता है जो रसात्मक होता है। पहले भी आपने संस्कृत के आचार्यों में पढ़ा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम या रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। दरअसल नगेंद्र ने उस परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी परिभाषा को गढ़ने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। छंदोमयी विधा, ये कविता को छंदोमयी होने पर जोर डालते हैं। ये अलग सवाल है कि निराला ने जो परंपरा शुरू की थी हिंदी साहित्य में कि वो छंदमुक्त कविता या मुक्तक छंद की कविता की परंपरा की शुरुआत की थी। कविता जिस प्रकार से मनुष्य के विकास के लिए आज़ादी अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि कविता के भी विकास के लिए उसे हम छंदों के बंधन से मुक्त कर दें तो कविता आज़ाद हो जाएगी और उसका विकास संभवतः ज़्यादा हो पाएगा। बावजूद इसके जो छंदों में कविता लिखी जाती है वो कविता जुआ पर चढ़ जाती है, पाठक उसे याद कर लेते हैं, यूं ही कविताएं याद हो जाती है। यूँ तो कुछ कविताएं बहुत सुंदर लिखी गई जहाँ पर छंद का प्रयोग नहीं करते हुए भी लय का प्रयोग किया गया है और वहाँ भी कविता सरस हो जाती है। जैसे हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, तो वहाँ आप देखेंगे छंद का प्रयोग नहीं है पर लय बहुत सुंदर है जिसके कारण वो कविता याद हो जाती है। पर छंद जो है वो कविता का प्राण तत्व है। जैसे आप देखेंगे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आप देखिए कि इस शब्दावली के माध्यम से जो सर्वथा संस्कृत निष्ठ है, अगर कोई छंदमुक्त कविता लिखी गई होती तो ये कविता याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता, जबकि छंद में आबद्ध होने के कारण, लय में बद्ध होने के कारण उसे याद करना सरस आसान हो जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि उसकी छंदोमयी विधा जो है आधुनिक अर्थ में कविता है, क्योंकि आधुनिक अर्थ में कविता उसी को कही जा रही है जो छंदों में लिखी जाती है, छंदों में उसका निर्माण होता है। हालांकि नगेंद्र के बाद काफ़ी परिवर्तन हुआ, कविता में छंद मुक्ति की परंपरा बहुत अधिक विकसित हो गई। आज इसी प्रकार की कविता प्रचलन में है। तो नगेंद्र रसवादी आचार्य थे, उसका रसवाद वहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अज्ञे जी प्रख्यात लेखक के रूप में ख्यात हैं और आप सारे लोग जानते हैं कि हिंदी के प्रयोगवादी कवि और एक महान उपन्यासकार के रूप में इनका नाम लिया जाता है, जिसमें इन्होंने मनोविश्लेषणवाद से प्रभाव ग्रहण किया था, जिसमें इन्होंने अस्तित्ववाद का प्रभाव ग्रहण किया था। इनकी कहानियाँ, इनके उपन्यास, इनकी कविताएं सब महत्वपूर्ण है और सब अपने आप में एक्सपेरिमेंटल है, सब अपने आप में प्रयोगात्मक है। जो भी चीज़ें आप उठाएंगे वहाँ प्रयोग ही मिलेगा, वहाँ नवीनता ही मिलेगी, वहाँ एक पड़ाव ही मिलेगा, वहाँ कुछ सीखने को ही चीज़ें मिलेगी। अज्ञे जैसे रचनाकार ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कविता को इन्होंने शब्द कहा है। दरअसल शब्द की सत्ता में काव्य की सत्ता की परंपरा संस्कृत आचार्यों ने भी स्थापित की थी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम
से पहले आप देखेंगे शब्दार्थों सहितो काव्यम कहा गया, या रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो शब्द से तात्पर्य ही हो जाता है ऐसा शब्द जो अर्थपूर्ण हो। कविता में जिस शब्द की योजना की जाती है वो सर्वथा अर्थपूर्ण होता है। इसीलिए इन्होंने शब्द की सत्ता में काव्य की सत्ता को स्वीकार किया है, साहित्य की सत्ता को स्वीकार किया है। शब्द में ही वो शक्ति होती है, शब्द में ही वो सामर्थ्य होता है जिस सामर्थ्य के माध्यम से कवि या रचनाकार अपनी आंतरिक अनुभूतियों को बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है। आगे की परिभाषा कहीं से कोई दोषपूर्ण नहीं है। अलग सवाल है कि इन्होंने शब्द में काव्य, महाकाव्य और साहित्य की सत्ता को स्वीकार कर लिया है, जो थोड़ा सा असंगत इसलिए लग रहा है कि शब्द अपने आप में अधूरा होता है। जब शब्दों के संयोग से वाक्य का निर्माण होता है, अनेक प्रकार के शब्दों की योजना होती है, तब जाकर के किसी काव्य का निर्माण होता है। शब्द अपने आप में काव्य, महाकाव्य या उपन्यास या कोई भी विधा नहीं हो सकता। बावजूद इसके ये परिभाषा अज्ञेय का अपने तरीके का है। कविता सबसे पहले शब्द है। आपने देखा कि कविता आखिरकार इन्होंने कहा कि शब्द है। धूमिल जो प्रख्यात प्रगतिवादी लेखक हुए और काफ़ी नाम कमाया धूमिल ने, बहुत कम समय में, अल्प समय में इनकी मृत्यु हो गई, ये बेहद खेद की बात है। धूमिल ने जो कहा है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। भाषा में आदमी होने की तमीज़, ये तमीज़ क्या है? तमीज़ का अर्थ होता है हमारे वे संस्कार जो उत्तम संस्कार होते हैं, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हम कविता में भाषा के माध्यम से अपनी तमीज़ को, अपने उसी संस्कार को, अपने उसी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं जो संस्कार हमें प्राप्त हुआ है, जिस संस्कार को हमने आत्मसात किया है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि कविता जो है वो भाषा में अभिव्यक्त तमीज़ है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है कि आदमी होने की जो शर्त है कि आदमी को कैसा होना चाहिए, उसमें दया हो, करुणा हो, क्षमा हो, सहानुभूति हो, उसमें मनुष्यता हो, उसका पूरा जुड़ाव सृष्टि के साथ हो, उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं हो, उसमें वैयक्तिकता नहीं हो, उसमें अहंकार नहीं हो, दंभ नहीं हो। इसलिए आदमी होने की जो तमीज़ होती है, आदमी होने की जो सीमा रेखा है, जो शर्त है, मनुष्य की जो शिष्टता है, उसकी अभिव्यक्ति कविता में की जाती है। हम सृजन के क्रम में हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम उत्तम समाज, उत्तम नायक, उत्तम नायिका, उत्तम व्यक्ति का निर्माण करें, जिसका अनुकरण करके हमारा समाज उदात्त, उत्कृष्ट और शानदार बन सके। आगे जो परिभाषा है, रामविलास शर्मा प्रख्यात प्रगतिवादी आलोचक हैं, इनका मानना है कि साहित्य जनता की वाणी है। यहाँ भी आप देखेंगे साहित्य को जनता की वाणी कही गई। जनता शब्द का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें मनुष्य के सारे टाइप्स आ जाते हैं। क्योंकि जब हम लोक शब्द का प्रयोग करते हैं तो परंपरा जीवी मनुष्य का ही उसमें समावेश हो पाता है, लेकिन जनता मतलब हल चलाने वाला भी, खेत जोतने वाला भी, किसान भी, मजदूर भी, पढ़ा लिखा ऑफिसर भी और प्रधानमंत्री भी, ये सारे लोग जनता हैं। इसीलिए जनता से इन्होंने साहित्य को जो जोड़ने का काम किया है, इन्होंने कहा है कि साहित्य जो है वो जनता की वाणी है। जनता की वाणी मतलब है कि साहित्य की जो सामाजिक सापेक्षता है उसके साथ इन्होंने रचनाओं को जोड़ने का काम किया है। ये सामाजिक रूप से बेहद सापेक्ष होती है, अर्थात रचनाओं की वैयक्तिकता के खिलाफ ये उसके सामाजिक पक्षधरता पर जोर डालते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। जातीय चरित्र से क्या तात्पर्य है? कोई आदमी जिस परिवेश में रहता है, वो जिस देश में बसता है, जिस क्षेत्र में रहता है, वहाँ का जो संस्कार है, वहाँ की जो रीतियाँ और नीतियाँ उसे शिक्षित करती है, समृद्ध करती है, प्रबुद्ध बनाती है, उस संस्कार की अभिव्यक्ति भी वो करता है। इसलिए उसके दर्पण के रूप में इसे रामविलास शर्मा ने लिया है कि जातीय चरित्र का दर्पण है यह। आगे इन्होंने कहा है कि प्रगति में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। प्रगति में बढ़ने के लिए अर्थात विकास करने के लिए एक मनोबल के तौर पर कविता काम करती है। कविता उत्प्रेरित करती है, कविता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, प्रगति में बढ़ने के लिए उसका योगदान है। उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। सौंदर्य की चाह मतलब यह है कि हम जो चीज़ें स्थापित करना चाहते हैं, हम सारे लोग सुंदर समाज, सुंदर व्यक्ति, सुंदर
देश का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए सौंदर्यात्मक अवधारणाएं जो विविध संदर्भों में हमारी होती है, हम साहित्य के माध्यम से उसे सिद्ध करना, उसे स्पष्ट करना चाहते हैं। रामविलास शर्मा जी ने अपनी परिभाषा में इसे सिद्ध किया है। अंतिम विद्वान हमारे सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसे आप देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को परंपरा के साथ जोड़ने वाले प्रख्यात आलोचक, प्रख्यात लेखक, उपन्यासकार हैं। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जाता है एक ऐसे रचनाकार के तौर पर जिन्होंने हिंदी साहित्य को उसकी परंपरा से जोड़ा है, संस्कृत से जोड़ा है, भारतीय वाङ्मय से जोड़ा है। ये साहित्य को सर्वथा अविच्छिन्न रूप में देखने की कोशिश करते हैं। ये अलग हट करके भारतीय परंपरा से काट करके रचनाओं की समीक्षा नहीं करना चाहते हैं। इनका जो दिया गया, इनकी जो परिभाषा इस प्रकार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। अब उच्छलित आनंद शब्द का जो प्रयोग किया गया, इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि विलियम वर्ड्सवर्थ, जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आप पढ़ेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। उन्होंने कहा था कि कविता जो है वो प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, जिसे लेकर के पंत जी ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। अर्थात कविता वह है जो अनजाने में प्रवाहित हो जाए, कविता वह है जो छलक पड़े, जब हृदय भावनाओं से लबालब हो जाए, भर जाए, और तब जब शब्द छलकता है तो वो कविता हो जाती है। द्विवेदी जी ने वही बात यहाँ सिद्ध की है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, अर्थात जब आनंद से हृदय लबालब हो जाता है, भर जाता है, तो कविता निर्मित होती है, साहित्य का निर्माण होता है। उसके अंतर में अटाए नहीं अटता। जब ये भाव हमारे भीतर में अट नहीं पाता, समा नहीं पाता है, तो वो कविता बन जाती है, उसकी अभिव्यक्ति कविता के रूप में होती है। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। आनंद का अतिरेक मतलब आनंद की चरम अवस्था, आनंद का उत्कर्ष जो कविता के माध्यम से प्रस्तुत होती है, उस पर इन्होंने जोर डाला है। आगे इन्होंने कहा है कि उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्धृत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। अर्थात जब हमारा हृदय भावनाओं से लबालब भर जाए, जब आनंद के उत्कर्ष पर हम होते हैं, जब भावनात्मक तौर पर हम चरम पर होते हैं, जब स्व और पर के बंधन से हम सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, उस क्रम में जो हम सृजन करते हैं, जो सृष्टि होती है, वही सर्वोत्तम साहित्य होता है। तो इस प्रकार से आज के व्याख्यान में आपने जाना हिंदी के तमाम विद्वानों के माध्यम से प्रवर्तित परिभाषाओं को। मैंने जो व्याख्या की, मैंने जो विश्लेषण किया, उस पर आप गौर करेंगे, उस पर आप विचार करेंगे। ये व्याख्यान का दूसरा भाग था। तीसरे भाग में मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने पाश्चात्य दृष्टिकोण को लेकर के, उन लोगों ने काव्य के लक्षण के बारे में क्या कहा है। तो फिर मिलेंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे।